गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। ऑर्डर हमारा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के लिए किसी का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने ये देखा था कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ये किसके इक्वल होता था, माइनस डी आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बाय डी टी। ठीक है, तो इसकी जब हम यूनिट फाइंड आउट करते थे तो हमें क्या मिलती थी, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। तो इससे हमारी यूनिट क्या आ जाती थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो हमें ये बात पता है कि अगर हम बात करें, ठीक है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ये तो हमारी किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ गई हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा, जैसे कि अगर हमें निकालना है रेट कांस्टेंट और जो भी हमारा रिएक्टेंट है, मान लो ए मेरा एक रिएक्टेंट है, ए से बी रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, तो एन हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर होगा। तो मेरा ये तो आ गया फॉर्मूला। ठीक है, इसको अगर मैं अब मैं जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रही हूँ, यानी कि मेरी एन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, के ए रेस टू पावर जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो वन होती है, तो हमारे के की वैल्यू इसकी वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन की के इक्वल आ गई। अब इन दोनों की यूनिट्स को इक्वलाइज करना है। इसकी यूनिट अभी हमने निकाली मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के आ गई, जो कि कितनी होती है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के ही इक्वल होती है। ओके, अब हम बात करते हैं मान लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगेन हमारा सेम फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेस टू पावर, अब जीरो की जगह हम यहाँ वन लिख देंगे। ओके, तो हमारा ये कितना आएगा, के इनटू, अब कंसंट्रेशन की यूनिट हमें पता है क्या होती है, मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू मोल पर लीटर। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारा LHS से RHS कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी यहाँ पे के की यूनिट क्या आती है, सेकेंड इनवर्स फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल होगा, के ए रेस टू द पावर ट्वाइस। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, देखो इसकी यूनिट हमारी क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के एज इट इज, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मोल का स्क्वायर और लीटर की पावर -2, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से के की यूनिट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसको इसके यहाँ भेजेंगे तो मोल से हमारा एक मोल कैंसिल होगा, लीटर इनवर्स से एक लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये चला जाएगा नीचे तो किस तरह से जाएगा, ये देखो ये जाएगा, के की यूनिट हमें निकालनी है, वन अपॉन मोल की पावर वन है, मोल लीटर की पावर -1 और ऊपर हमारे पास है सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट क्या बनेगी हमारे पास, मोल रेज टू पावर -1 लीटर सेकेंड, ये हमारे पास यूनिट बन जाएगी। ओके, देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे ना एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं। जब मैं जीरो ऑर्डर की बात करती हूँ तो मेरी क्या आती है, मोल की पावर 1 लीटर रेज टू पावर -1 सेकेंड रेज टू पावर -1। जब मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करती हूँ तो सेकेंड रेज टू पावर -1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मोल रेज टू पावर 0 लीटर रेज टू पावर -0। ठीक है, या फिर इसको भी 0 ही लिख दो, है ना, -0 कुछ नहीं आता। जब हम बात करते हैं रेज टू पावर 2 की तो हमारी ये वैल्यू आती है, 3 की बात करते हैं तो मैंने निकाल के देखी है, हमारी ये वैल्यू आती है। तो क्या करते हैं, जब हम इस तरह से इसको जनरलाइज फॉर्म में लेके चलते हैं तो
अगर हम बात करें nth ऑर्डर की, तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, मोल। अगर यहाँ पे वैल्यू 3 है तो ये क्या आई हमारे पास -2, यानी कि जो भी n है उसमें से अगर 1 लेस कर दे, यानी कि हम माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन आगे लगा दिए, क्योंकि देखो इसमें माइनस है इसमें माइनस है, तो माइनस साइन आगे लगा देते हैं, और n में से एक माइनस कर दे, n-1, ठीक है। देन लीटर में हम क्या कर रहे हैं, अगेन n-1 और सेकेंड रेज़्ड टू पावर -1, क्योंकि सेकेंड की पावर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ पे, तो यही हमारा जनरलाइज एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n-1 - n, ठीक है। अब देखो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। मान लो मैंने n की वैल्यू 0 ली है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, मोल 1 - 0 L रेज़ टू पावर 0 - 1 सेकेंड इनवर्स, यानी कि क्या आया, मोल L की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। तो ये वैल्यू मेरी इसके इक्वल आ गई, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें लेके चल रही हूँ 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 अप्लाई करूंगी तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 अप्लाई करूंगी तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, तो सेकेंड इनवर्स आ गया। अब बात करते हैं n = 2 के लिए, ठीक है, या फिर चलो 3 के लिए बात करते हैं। मोल 1 - 3 लीटर 3 - 1 सेकेंड इनवर्स, ये कितना आया, मोल रेज़ टू पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो जो ये है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। इससे हमें क्या पता लगता है कि ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये हमें नोट कर लेना है। यस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है, हमने क्या सीखा है कि -dr/dt इज इक्वल टू k a रेज़ टू पावर n। ऐसा क्यों होता है, ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, -dr/dt इज इक्वल टू k a रेज़ टू पावर n, ठीक है। एक मिनट, इसको a कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम a के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, a ही हमारा रिएक्टेंट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लाएंगे और इसको वहां भेजेंगे। देखो -1/a रेज़ टू पावर n dA इज इक्वल टू k dt, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको हम लॉग के टर्म में लिख सकते हैं, बट अभी नहीं लिखेंगे, ओके। ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि हमने ये सीखा था दो तरह की, प्रीवियस क्लास में हमने दो तरह की चीज़ें सीखी थी। एक हमारी होती है एवरेज स्पीड, या फिर जो कि हमारी थी ओवरऑल, ठीक है, एवरेज निकालने के बाद, और एक थी हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, जो कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। सिमिलरली यहाँ पे हम रेट की बात करते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए, तो उसके लिए हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से इंस्टेंटेनियस रेट को निकालने की कोशिश करेंगे। अब हमने ये सीखा था, जब हम किसी ग्राफ में जाएंगे, मान लो प्रोडक्ट, चलो रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन की बात करते हैं इस तरह से, क्योंकि अभी बात रिएक्टेंट की चल रही है, -dr/dt, और जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है ना। तो क्या हो रहा है, इसमें हमने सीखा था कि इस तरह से ये ग्राफ हमारा प्लॉट होता है। तो क्या हुआ, अगर हम इस पॉइंट पे निकालें, तो मानो मेरे को इसी इंस्टेंट पे निकालनी है, तो मैं पहले यहाँ जाऊंगी, इस पे क्या हमारी
चेंज रेट इन जो चेंज है उसको मार्क करूंगी, फिर मैं यहाँ जाऊंगी रेट ऑफ रिएक्शन को मार्क करूंगी। इस तरह से मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मार्क करनी पड़ेंगी टू फाइंड आउट दी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो इसको करने की जगह, इतना लंबा प्रोसेस लेने की जगह हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाला मेथड यूज करते हैं किसी भी इंस्टेंट पे रेट को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, यस, सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। हम जीरो ऑर्डर के लिए इसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हमें पता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है, हमने ये पढ़ा भी कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, के ए रेज टू पावर एन। ये अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब हम जीरो ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, तो यानी कि हमारी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसको हमने जीरो लिख दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इधर, इज इक्वल टू के डी टी। तो ये हमारे पास क्या आया, माइनस के टी। ठीक है, और जब भी हमारा इंटीग्रेशन हटता है तो एक हमारे पास प्लस सी का वो आता है, तो ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट। ठीक है, अब हम कांस्टेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि मान लो इनिशियली, हम इनिशियल बात कर रहे हैं, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस सी, यानी कि मेरी जो ए नॉट है वो किसके इक्वल आ गया, सी के। तो मैं सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर रही हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन। क्या मिलेगा मेरे को, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, या फिर ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, या फिर ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे रिजल्ट क्या है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए, देखो ये मेन इक्वेशन यही होती है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरह का डेरिवेशन। ठीक है, अभी मैंने इसमें क्या किया है, ये वैल्यू पुट करके लगाया है। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखना, मान लो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, मैं इधर से इस मेथड को कर रही हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, और मैंने फर्स्ट भी छोड़ो, उसके भी ऊपर वाली इक्वेशन। ठीक है, इसकी जगह मैंने इसको लिमिट के साथ डिफ्रेंशिएट किया है, डी ए नॉट से ए टी तक की हमारी लिमिट लग गई है, इज इक्वल टू के डी टी जीरो टू टी। ये तो है डिफरेंस इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट, ये है इंटीग्रेशन विद लिमिट। तो मेरी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू, माइनस इधर ले गए हम, के टी माइनस जीरो। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, या फिर ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो चाहे आप डिफरेंस मतलब इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट करो चाहे विद लिमिट करो, आपको दोनों से सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। ये जो हमारी आई है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, ओके, सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ लाइफ। हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करना सीखना है। तो देखो, सबसे पहली बात, हाफ लाइफ होती क्या है। तो हमारा ना एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि हाफ लाइफ वो टाइम है जिस पीरियड पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाफ बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाफ लाइफ हमारा वो टाइम पीरियड होता है जिसपे हमारा जो रिएक्टेंट है उसका 50% कंसंट्रेशन कम हो गई है, या फिर 50% जो हमारा रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर चुका है। जैसे हमारे पास मान लो 100
कोई भी चीज़ है, ठीक है, इसका 50% क्या होगा, 50। तो 100 में से जब 50 हमारा कम हो जाएगा जिस टाइम पे, वो जो टाइम होगा इसको हम कहेंगे हाफ लाइफ। ठीक है, एक चीज़ हमें ये समझनी है। अब देखो, मान लो हम किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं A to T, ठीक है, टाइम 0 पे बात करते हैं तो इसकी इनिशियली जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, A0 थी, और ये कुछ भी नहीं बना था। टी हाफ पे बात करते हैं तो अभी मैंने बताया हाफ लाइफ क्या है, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन रिएक्टेड। तो A0 का हाफ क्या होगा, A0/2। टोटल रिएक्टेंट कितना है हमारे पास, A0, इसमें से A0/2 रिएक्ट कर गया तो हमारा कितना बचा, जितना कम होता है, जैसे हम एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं, मान लो इसे पी जा रहे हैं, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू x है, ये कुछ नहीं है, मान लो इसकी वैल्यू 10 है, ये कुछ भी नहीं है, तो 10 में से अगर x कम हुआ तो x ही बनता है, जितना कम होता है उतना ही बनता है। तो यहाँ पे A0/2 कम हुआ है तो A0/2 ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमको इसको समझना है। अब देखो, हम बात करते हैं, हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है, तो हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की थी। ठीक है, इसी इक्वेशन से हम हाफ लाइफ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं T इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अगर हमारा टाइम की जो वैल्यू है, या फिर इसको ऐसे लिखो, वो T हाफ है या फिर हाफ लाइफ के इक्वल है, तो यानी कि हमारा जो AT है उसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी, A0/2। जो हमारा हाफ लाइफ पे जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, AT/2, A0/2 के इक्वल। तो इसको अगर हम इस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, AT की जगह A0/2 पुट किया इक्वल टू A0 माइनस KT हाफ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको RHS में ले जा रहे हैं, इसको LHS में ले जा रहे हैं। KT हाफ इज इक्वल टू A0 माइनस A0/2। ये कितना बचा, A0/2। तो यहाँ से T हाफ की वैल्यू कितनी आई, 1/2 के A0, या फिर मैं इसको 1/2 को इस तरह से भी लिख सकती हूँ, T हाफ इज इक्वल टू 0.5 के A0। ठीक है, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमें किस तरह से हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। देखो, ये वैल्यूज T हाफ की आई है, अब हम कुछ और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ T 50%। ओके, कुछ भी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब मान लो हम निकालना चाह रहे हैं T 4/5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो एट T इज इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी A0। ठीक है, किसी टाइम T पे हम, या फिर T 4/5 पे ही बात करते हैं, है ना। T 4/5 का मतलब है हमारे पास अब 4/5 ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, A0 माइनस A0 4/5 रिएक्ट कर गया ना, ये बना कितना 4/5 A0, इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या है 1/5 A0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसी में हम पुट करेंगे। ठीक है, किसी भी टाइम T हमने लिया है T 4/5, तो उस पर हमारे AT की वैल्यू क्या आ रही है, A0/5। ठीक है, इसमें पुट करो AT की वैल्यू A0/5 माइनस A0 माइनस इज इक्वल टू माइनस KT 4/5। ठीक है,
ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/5 ए नॉट माइनस के टी रेज़ टू पावर 4/5। ठीक है, यहाँ से जो हमारे टी 4/5 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इसको हम नीचे भेज देंगे -4/5 के ए नॉट, याद है। ठीक है, अब आप देखो, जब मेरा 4/5 था इसके आगे मेरे पास 4/5 आ गया, जब मेरा 1/2 था इसके आगे मेरे पास 1/2 आ गया। तो इससे ना मैं एक ट्रिक निकाल सकती हूँ, देखो क्या, जो हमेशा वैलिड होगी। आपको कभी क्वेश्चन में दिया हो, आपको टी 3/5 कैलकुलेट करना है, कुछ मत करना, 3/5 ए नॉट बाई के। ठीक है, सिमिलरली एक सेकेंड, 80/a0 ये हट जाएगा, ये इधर आएगा ना रेसिप्रोकल में, इसको ऐसे ले लो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हाँ, तो क्या करना है हमें, जैसे ये हो गया, आपको मान लो टी 18/5 दिया है, 18/5 ए नॉट बाय के, टी x/z दिया है, कुछ भी दिया हो x/z ए नॉट बाय के, वैलिड फॉर ऑल। ये फॉर्मूला है आपका, जिसको आपको किसी भी तरह की उस पर आपको अप्लाई करना है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, ये 50% का फॉर्मूला बना, इस तरह से मैंने लिखा, इसको भी देखो, टी 80% 0.8 ए नॉट बाई के, टी 40% 0.4 ए नॉट बाई के। ठीक है, अब एक चीज बता रही हूँ मैं, यहाँ पे देखना उसको, कंप्लीशन टाइम, ये आप एक अलग हेडिंग बना के लिखना, टी 100% ए नॉट बाई के, क्योंकि देखो 40% है तो 0.4 लिखा, 100% तो 1 लिखेंगे, तो ये किसकी इक्वल आता है, इसकी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीशन टाइम है। तो इस तरह से, चाहे आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो, चाहे आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हो, आपको किसी भी तरीके से कहीं भी कैसी भी हाफ लाइफ निकालनी है, आप इससे निकाल सकते हैं, बट ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये वैलिडिटी आपको याद रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है ये पूरा का पूरा सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे ही वैलिड है। ओके, देखो अब मैंने क्या किया है, सारे के सारे कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिए हैं जीरो ऑर्डर के लिए। ये चार्ट आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना। जीरो ऑर्डर के लिए जो हमारा सबसे पहले मेन जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो मैंने लिख दी। ठीक है, अगर आप किसी भी x% के लिए आप निकालना चाहते हैं, लाइक 80% 90% किसी के लिए भी निकालना चाहते हैं, तो आप इसको 0.8 ए नॉट बाई के इस तरह से फॉर्मूला लगा के कर देंगे। ओके, अगर आप किसी फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए निकालना चाहते हैं तो आप उसी फ्रैक्शन को आगे लिख के और ए नॉट बाई के लगा देंगे। ये मैंने हाफ लाइफ लिख दी, टी हाफ की वैल्यू है ये लिख दी। एक बात नोट करना, देखो यहाँ टी 100% भी लिख देते हैं हम, ए नॉट बाई के। ठीक है, अगर आप ए नॉट को इंक्रीज करोगे तो आपका टी 100% यानी कि कंप्लीशन टाइम भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर आप इसको हम थियोरेटिकली समझे तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो आपकी हाफ लाइफ भी जल्दी अटेन होगी और आपकी कंप्लीशन टाइम भी जल्दी अटेन होगा। ठीक है, अब देखो एक बात और, T1/4 और T3/4 इसकी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी है, T25% और T75% दोनों फॉर्म में लिख दिए। अब एक क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो हमारा आता है, देखो हाफ लाइफ तो कोई भी समझ लेगा कि टी हाफ होती है और कंप्लीशन टाइम भी कोई भी समझ लेगा कि टी 100% होता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वार्टर लाइफ पे, जो कि हमेशा वो देता ही है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जब क्वार्टर लाइफ का क्वेश्चन आता है तो हमें ये कंफ्यूजन होता है कि भाई T1/4 को क्वार्टर लाइफ माने या T3/4 को, बिकॉज T1/4 इज T25%, तो ऐसे लगता है कि ये क्वार्टर लाइफ है, और T3/4 75%, ये कहीं से नहीं लगता क्वार्टर लाइफ है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो T75% है या T3/4 है ये आपका क्वार्टर लाइफ कहलाता है।
ठीक है। स्कूलिंग में सिस्टम होता है कि थोड़ा 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 करके फीस देते, 3/4 फीस एक साथ नहीं देते, 1/4 1/4 1/4, मतलब 12 मंथ की फीस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देते हैं, तो उसको हम क्वार्टर कहते हैं। बट नहीं, यहाँ पे आपको उस चीज़ से कनेक्ट करते हुए नहीं चलना है, आपको याद रखना है कि आपने 3/4 75% फीस एक साथ दी थी। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर लेना, या जैसे भी कर लेना। मैंने याद रख रखा है कि क्वार्टर लाइफ ये वाला नहीं होता, हमारा ये होता है, ठीक है, ये मेरे को माइंड में है। तो आप भी इस चीज़ को माइंड में रखना है, क्योंकि इस पे बेस काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसमें यही चीज़ वो पूछता है। ओके ओके, तो देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं। और इस न्यूमेरिकल में देखो क्या पूछा गया है, मान लो कोई रिएक्टेंट है ये जो पी में कन्वर्ट हो रहा है, टाइम 0 पे t=0 पे हमें कंसंट्रेशन दी है, 10 मिनट्स में हमें कंसंट्रेशन दी है, 20 मिनट्स में हमें कंसंट्रेशन दी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया है कि रिएक्शन फॉलोज जीरो ऑर्डर। आपको हमेशा चेक करना है कि वो किस चीज़ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, AT=A0 - KT, बस यही हमारा रामबाण है, इसी को हम अप्लाई करेंगे और जीरो ऑर्डर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो कैसे, देखो मेरे पास क्या है, पहले 0 मिनट पे इतनी कंसंट्रेशन मुझे दी हुई है, यानी कि ये मैंने लिख ली मेरी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जब मेरा टाइम 0 था, t=0 पे, ठीक है, मेरी A0 कितनी थी, 20 है, तो यानी कि AT कितना होगा मेरा 20 - K × 0, 20, ठीक है। ये आ गई कि अगर मैं बात करूं जीरो टाइम के लिए, तो यहाँ पे भी मेरी AT की वैल्यू 20 ही होगी, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, t=10 मिनट, तो मेरी AT की वैल्यू कितनी हो गई, 15 है। अच्छा, इनिशियली तो मेरी 20 है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, ये आ गई मेरी K की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे इसको लेना है, टाइम मेरा दे दिया 20 मिनट्स, ठीक है। AT मुझे नहीं पता, A0 मेरा 20 है, और K मैंने फाइंड आउट करा है 0.5, तो यहाँ से मेरी AT की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 - K कितना है 0.5 × 20, ठीक है। तो मेरी कितनी आ गई, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो आपको इसमें क्या समझना है, आपको इसमें समझना है कि इसके अलावा भी एक और मेथड होता है जो सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी कंसंट्रेशन को। देखो नेक्स्ट मेथड हमारा जीरो ऑर्डर के लिए ही वैलिड होता है, वो हमारा क्या होता है, यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड में हमें क्या करना होता है, इसको आप ध्यान से समझो। देखो हमारा 10 मिनट में क्या हो रहा है, यहाँ से 5m कम हो रहा है, 5 मोलर कम हो रहा है, तो 10 मिनट में 5 मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, ठीक है, यानी कि 5 मोलर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। 1 मिनट में कितना बनेगा, 5/10 कम, 5/10। और अगर हम बात करें 20 मिनट की, तो 20 मिनट में कितना कम होगा, 5/10 × 20, ये कितना आया 10, यानी कि 20 में से 10m कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 10m। अब आप सोचोगे ये तो बहुत ही शॉर्ट मेथड है, यस ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, यूनिटरी मेथड हम बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे ही ये एप्लीकेबल होता है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस डिराइव होकर आई हैं वो मैंने यहाँ लिख दी है,
ये जो इक्वेशन थी ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जो हमने डिराइव की थी। ये हमारी हाफ लाइफ की इक्वेशन है जिसको हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं या फिर डिराइव भी कर सकते हैं। ये जो है ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है जिसको हमने क्लास के स्टार्टिंग में निकालना सीखा था, ठीक है। ये जो है ये हमारी प्रोडक्ट की रिएक्शन है, इसको हम ऐसे लेके चलते हैं dp/dt इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 0। इधर हम क्या कर रहे हैं माइनस डी a/dt या फिर रिएक्टेंट लिख लो इज इक्वल टू के रेज टू पावर a नॉट, ठीक है। ये इस इक्वेशन से आई है, ये इस इक्वेशन से आई है। ये कहती है कि जो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है विद टाइम हमेशा डिक्रीज होती रहती है, और ये कहती है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है विद टाइम इंक्रीज होती रहती है। तो जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो हम इन चारों के लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसके लिए हमारा सिंपल ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको हम एम एक्स ले लेंगे सी, ठीक है, c प्लस एम एक्स, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो y एक्सिस पे हमारा 80 है, x के लिए हम टाइम ले रहे हैं x एक्सिस पे। जो हमारा a नॉट है वो हमारा किसके इक्वल है इंटरसेप्ट के, और जो हमारा माइनस के है वो हमारी स्लोप है। तो हम जब इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो y एक्सिस पे मैंने 80 ले लिया है, x एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है, और ये क्या कर रहे हैं स्लोप हमारी नेगेटिव है, यानी कि ग्राफ इस तरीके से आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसकी जो स्लोप है वो कितनी आ गई माइनस के, और जो हमारी इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है ए नॉट के, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हमारा इसका ग्राफ बनता है। अब हम बात करें इस इक्वेशन के लिए, तो इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स, कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। y एक्सिस पे हम क्या लेके चल रहे हैं टी हाफ, x एक्सिस पे हम क्या लेके चल रहे हैं ए नॉट, ठीक है, और जो हमारी स्लोप है वो 1/2 के की इक्वल है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ हमारा टी हाफ है, यहाँ हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और हमारा नेगेटिव साइन नहीं है पॉजिटिव है, कोई स्लोप नहीं है, तो हम यहाँ 0 से ही स्टार्ट करेंगे इस ग्राफ को। और जो हमारी स्लोप है ये किसके इक्वल आएगी 1/2 के की, ठीक है। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारी यहाँ से किसकी इक्वल आ जाती है के की, ठीक है, यानी कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है इसको अगर हम लिखें माइनस dA/dt, ठीक है, और अगर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में ले तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो जो हमारी एक स्लैंट लाइन आती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम माइनस dA/dt 0 ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कोई ग्राफ बनाए तो इसकी पावर 0 है, यानी कि अभी भी ये लाइन इसी तरीके से आएगी, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, और जो हमारा टाइम के साथ भी ये रेट जो है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर आपका टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो आपकी रेट इंक्रीज नहीं होगी, आपकी रेट वही चलती रहेगी, वो उसी रेट से धीरे धीरे आपका जो रिएक्टेंट है सेम रेट से, अगर इनिशियली आपकी रेट 10 थी तो बाद में भी आपकी रेट 10 ही होगी, मतलब सेम ही रेट से जो आपका रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होता रहता है। और इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम इसका इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ ले तो यानी कि ये जो वैल्यू है इसका इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसमें यूनिटरी मेथड को भी यूज कर लेते हैं। अब हम बात करें प्रोडक्ट का, तो देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ हमारी इंक्रीज होती रहती है। तो यानी कि अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का टाइम के साथ कोई ग्राफ बनाते हैं तो हमारे इस तरह से ग्राफ बनता है, और जो हमारी जो स्लोप है इसकी वो किसकी इक्वल आती है के की, यानी कि विद टाइम जो हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पे हमारा 0 ऑर्डर कंप्लीट होता है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।